हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, युवा टीचर काई और अपने दोस्तों के साथ शेरक एकेडमी वापस लौट आया था, जहां आते साथ ही उसकी मुलाकात वहां पे टीचर जीमन और जू चैंग के साथ होती है, जो कि उसके ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए टेंक सेट को ज्वाइन करने के लिए वहां पे आए हुए थे। जो जानकर तो युवा की खुशी का वहां पे कोई ठिकाना ही नहीं था, इसलिए वो जल्दी से टीचर जीमन और जू चैंग को लेकर अपने टेंक सेट में आ जाता है, जहाँ जू चैंग टेंक सेट को ज्वाइन करने से पहले मिस्टर बीबी को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है, जिसे मिस्टर बीबी ने भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। और उसके बाद एपिसोड के एंड में हमने देखा था बैटल अरीना के अंदर हमें उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिली थी, और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें टेंक सेट के बैटल अरीना का ही सीन दिखाया जाता है, जहां जो चंग अब काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था, इसलिए वो वहाँ पे अपने स्वॉर्ड जजमेंट को एक्टिवेट करते हुए अपनी हेवी रूलर स्वॉर्ड को वहाँ पे 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देता है, और उसी के साथ साथ अपने स्वॉर्ड डोमेन फील्ड को भी वहाँ पे बैटल अरीना में चारों तरफ फैला दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी के ऊपर भी उसके स्वॉर्ड इंटेंट और का प्रेशर काफी ज्यादा पड़ रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाकर जो चंग ने अचानक ही वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बहुत ही तेजी के साथ दोबारा मिस्टर बीबी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, और इस बार साफ साफ जो चंग मिस्टर बीबी के ऊपर भारी पड़ते हुए उसे काफी ज्यादा इंजर्ड भी किया जा रहा था। हालांकि मिस्टर बीबी भी अपने थंडर ड्रैगन कला टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फाइट बैक करने की कोशिश भी करता है, लेकिन क्योंकि अभी वो जू चंग की स्वॉर्ड डोमेन फील्ड के अंदर था, तो इसलिए हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी की इस पावरफुल अटैक का भी वहाँ पे जू चंग के ऊपर कोई असर नहीं होता। उल्टा जू चंग ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी तीनों स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर बीबी के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे दोबारा पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था, जो देखकर मिस्टर बीबी भी वहाँ पे समझ जाता है कि जब तक वो स्वॉर्ड डोमेन फील्ड के अंदर मौजूद है तब तक वो जू चंग को नहीं हरा सकता। जबकि जू चंग के स्वॉर्ड जजमेंट को देखकर तो टीचर जीमन और युवा काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जू चंग ने सिर्फ कुछ ही समय में अपने स्वॉर्ड डोमेन फील्ड को काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया था, और जू चंग के ऐसे कमाल के बास को देखकर जेंगशी भी उसे काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब मिस्टर बीबी भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। वो वहाँ पे अपने लाइटिंग ड्रैगन को समन करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगा था, और मिस्टर बीबी को वहाँ पे इस तरह से अपने अटैक को क्रिएट करते हुए देखकर जो चंग भी जल्दी से अपने तीनों स्वॉर्ड्स को वापस आपस में मर्ज कर देता है। लेकिन तब तक मिस्टर बीबी अपने लाइटिंग थंडर ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे जो चंग के ऊपर हमला कर चुके थे, जिसे रोकने के लिए जो चंग भी वहाँ पे अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर बीबी की थंडर लाइटिंग ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और जैसे ही वहाँ पे उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पीड और ऑरा रिलीज होने लगा था, लेकिन वहाँ पे उन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो दोनों ही अपना पूरा दम लगाते हुए वहाँ पे एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। और इस तरह वहाँ पे उन दोनों के आपस में टकराने की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जिसके बाद वहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है। और जो चंग, जो कि वैसे तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, वो खुद ही वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को वापस रखते हुए कहता है कि मैं हार गया, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि तुमने अपने थंडर लाइटिंग ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए मेरे स्वॉर्ड डोमेन फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और अगर तुम चाहते तो अपने उस अटैक के साथ मुझे हट भी कर सकते थे। जो चंग की ये बात सुनकर मिस्टर बीबी भी वहाँ पे स्माइल करते हुए जो चंग से कहता है कि आपके पास भी वाकई बहुत ज्यादा कमाल की थी। इवन अगर मैं पूरी तरह से आपकी स्वॉर्ड डोमेन फील्ड के अंदर फंस चुका होता तो फिर शायद इस फाइट का रिजल्ट कुछ और निकलता। मिस्टर बीबी की ये बात सुनकर ब्रदर जो चंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि मैं आपके टेंक सेट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर तो मिस्टर बीबी से भी ज्यादा वहाँ पे युवा को खुशी होती है। इवन जो चंग के इस फैसले से टीचर जीमन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। तभी वहाँ पे युवा के इशारे के बाद मिस्टर बीबी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए टीचर जीमन को अपने टेंक सेट का डिप्टी लीडर बना देते हैं, और उसी के साथ साथ सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का तो मेन लीडर ही बना दिया था। और टेंक सेट में अब उनकी पहचान सुप्रीम लीडर से होने वाली थी, जिसे टीचर जीमन भी वहाँ पे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो देखकर तो टेंक सेट के सभी मेंबर्स वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो चुके थे। तभी टीचर जीमन वहाँ पे युवा से कहते हैं, क्या तुम मुझे अपने टेंक सेट के हिडन वेपन्स के ब्लूप्रिंट्स दिखा सकते हो, जिनके बारे में तुमने मुझे सन मून रॉयल एकेडमी के अंदर बताया था। टीचर जीमन की ये बात सुनकर युवा उन्हें सीधा वहाँ पे टैंक सेट के मेन हॉल के अंदर ले आया था, जहाँ रास्ते में वो टीचर जीमन को अपने टैंक सेट के सभी मेन पिलर्स के बारे में भी बता देता है। खैर, जैसे ही वो सभी लोग वहाँ पे मेन हॉल के अंदर पहुंचते हैं, तो जेंगशी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, हमारा टैंक सेट तो दिन ब दिन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक टीचर जीमन वहाँ पे सीरियस होते हुए युवा से कहते हैं, युवा, क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि मैंने अचानक से ही तुम्हारे टैंक सेट को ज्वाइन करने का फैसला क्यों कर लिया? जिसपे युवा भी वहाँ पे सीरियस होते हुए टीचर जीमन से कहता है कि इसका तो बस एक ही मतलब हो सकता है कि सन मून रॉयल एम्पायर के अंदर हालात और भी ज्यादा बिगड़ना शुरू हो चुके होंगे। युवा की ये बात सुनकर टीचर जीमन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि जिन जिन होंग चैंग ने ऑफिशियली क्राउन प्रिंस के साथ हाथ मिला लिया है, और अब मास्टर जिन क्राउन प्रिंस को सन मून रॉयल एम्पायर का थ्रोन दिलवाने के ऊपर तुले
हुए हैं, जिसके चलते सन मून रॉयल एम्पायर के अंदर हालात दिन ब दिन और भी ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। और अगर एक बार क्राउन प्रिंस ने थ्रोन को भी संभाल लिया तो उसके बाद चारों तरफ तबाही तबाही आने वाली है। इसलिए मैं समय रहते ही सन मून रॉयल एकेडमी को छोड़ते हुए यहाँ पे चला आया। टीचर जीमन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी के साथ साथ बाकी सभी भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे, क्योंकि वाकई अगर इस मामले को समय रहते ही हैंडल नहीं किया गया तो ये बहुत ही बड़ी तबाही ला सकता था। इसलिए युवा वहाँ पे टीचर जीमन को तसल्ली देते हुए कहता है कि हम सन मून रॉयल एम्पायर को कभी भी उनके बुरे इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। युवा की ये बात सुनकर टीचर जीमन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं सन मून रॉयल एम्पायर का मुकाबला करने के लिए अपने इस टैंक सेट को तैयार कर सकूं। इसी बीच एक लड़की वहाँ पे टीचर जीमन को टैंक सेट के हिडन वेपन्स के ब्लूप्रिंट्स ला कर देती है, जिसे देखते ही टीचर जीमन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे उन हिडन वेपन्स की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये सभी तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हैं। इवन वो वहाँ पे यूहाओ से कहकर जल्दी से अपना काम भी स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद तो टीचर जीमन ने वहाँ पे दिन रात एक करते हुए बहुत ही मेहनत के साथ उन हिडन वेपन्स को बनाना शुरू कर दिया था, जिन्हें वो सोल गाइडेंस वेपन्स के साथ मर्ज करने वाले थे। ये एक बहुत ही कमाल का फ्यूजन होने वाला था। इसी तरह देखते ही देखते टीचर जीमन वहाँ पे कुछ सैंपल्स के तौर पर वेपन्स को तैयार करते हैं, जिसे युवा वहाँ पे मास्टर ज़ुआन और बाकी सभी को दिखाने के लिए ले जाता है। ये सभी के सभी ऐसे सोल गाइडेंस वेपन थे जो कि सभी डिसेबल्स को उनकी पावर को बढ़ाने में मदद कर सकते थे। इवन इन सोल गाइडेंस वेपन्स के चलते स्टूडेंट्स को पूरी तरह से इन सोल गाइडेंस वेपन्स के ऊपर निर्भर भी नहीं होना पड़ेगा, और यही बात इन वेपन्स को अपने आप में ही खास बना रही थी। इसी भी युवा वहाँ पे सभी एल्डर्स को कलाई का एक वेपन दिखाते हुए कहता है कि अगर कोई भी डिसेबल इस वेपन को अपनी कलाई में पहन लेता है तो वो अपनी पावर से 2 गुना ज्यादा तक अटैक को क्रिएट कर पाएगा। और उन सभी वेपन्स के बारे में जानने के बाद सभी के सभी मास्टर्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इवन डीन ने तो वहाँ पे उन वेपन्स को अपनी एकेडमी में ऐड करने का फैसला भी सुना दिया था, और उनके बारे में डिसेबल्स को समझाने के लिए वो अपनी शर्क एकेडमी के अंदर 2 नए कोर्स भी ऐड करने वाले थे। अब इस तरह वो अपना पहला स्टेप तो पार कर चुका था, और अब बारी थी पूरी शर्क सिटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की। और इसके ऊपर टीचर जीमन जोर शोर से काम करते हुए दिन ब दिन नए से नए गैजेट्स को पब्लिक में इंट्रोड्यूस करवाते जा रहे थे। सबसे पहले वो एक ऐसे व्हीकल को क्रिएट करते हैं जिसकी स्पीड बाकी आम व्हीकल से 3 गुना ज्यादा थी, और ऊपर से इस व्हीकल की कीमत भी बहुत ज्यादा कम थी, जिसके चलते पूरी सिटी के अंदर ये व्हीकल बहुत ही जल्दी फेमस हो गया था। उसके बाद टीचर जीमन दूर से कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन का आविष्कार करते हैं, और ये तो उस व्हीकल से भी ज्यादा जल्दी फेमस हो गया था। इवन इसका सबसे ज्यादा फायदा तो शर्क एकेडमी को हो रहा था, और इस तरह देखते ही देखते बहुत ही कम समय में शर्क सिटी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी थी। और इस बीच काफी सारे डिसेबल्स जो कि शर्क एकेडमी से ग्रेजुएट होते जा रहे थे, उन्होंने टैंक सेट को भी ज्वाइन करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते टैंक सेट की पावर बढ़ती ही चली जा रही थी। और इसी बीच सोल फाइटिंग कंपटीशन भी करीब आ चुका था, इसलिए युवा और उसकी पूरी टीम अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ टैंक सेट को भी आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा मेहनत कर रही थी। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे 3 महीनों से ज्यादा का समय गुजर चुका था, और अब टैंक सेट पूरी शर्क सिटी के अंदर काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। इवन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि टैंक सेट ने पूरी तरह से शर्क सिटी के अंदर अपने कदम जमा लिए थे, और आज टीचर ज़ुआन खुद टैंक सेट के अंदर इंस्पेक्शन के लिए आने वाले थे, जो जानकर तो मिस्टर बीबी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन उसी के साथ मिस्टर बीबी वहाँ पे इमोशनल होकर टैंक या को याद करते हुए कहता है, टैंक या काश तुम भी आज यहाँ पे मेरे पास होती। हाय देखो, हम सभी ने मिलकर टैंक सेट को उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है जहाँ पे तुम हमेशा अपने टैंक सेट को देखना चाहती थी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें टैंक सेट के मेन हल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर ज़ुआन उन सभी को कॉन्टिनेंटल सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस बार सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन के रूल्स को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, और ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेटर्स को सोल फाइटिंग कंपटीशन की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस बार ऑलमोस्ट सभी क्लास को सोल फाइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की इजाजत दी गई है, जिसके चलते इस बार के सोल कॉन्टिनेंटल कंपटीशन के अंदर पिछली बार से लगभग दुगनी तादाद में टीम्स आने वाली हैं। और जहां तक मेरा अंदाजा है इस सब के पीछे जरूर सन मून रॉयल एम्पायर का ही हाथ होगा। मास्टर ज़ुआन की ये बात सुनकर मिस्टर बीबी वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, इस बार तो मुझे लगता है कि हमारे लिए भी जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, पर आप क्या चाहते हैं, क्या हम अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाएं? जिसपे मास्टर ज़ुआन उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम मेरी शर्क एकेडमी की सबसे बेस्ट डिसेबल्स हो, और मुझे तुम सातों के ऊपर पूरा यकीन है, पर मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये नहीं था। तुम लोग शर्क एकेडमी से तो बिलोंग करते ही हो, पर उसी के साथ साथ अब तुम सभी लोग ऑफिशियली टैंक सेट का भी हिस्सा हो। तो मैं चाहता हूँ कि अब की बार तुम लोग कॉन्टिनेंटल सोल फाइटिंग कंपटीशन के लिए शर्क एकेडमी की तरफ से नहीं बल्कि अपने टैंक सेट की तरफ से हिस्सा लो। अब मास्टर ज़ुआन की ये बात सुनकर तो वहाँ पे युवाओं के साथ साथ बाकी सभी को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन केटाओ तो वहाँ पे जल्दी से खड़ा होकर मास्टर ज़ुआन से सवाल करते हुए पूछता है कि अगर हम लोगों ने टैंक सेट की तरफ से हिस्सा लिया तो शर्क एकेडमी की तरफ से कौन सी टीम हिस्सा लेगी? जिसपे मास्टर ज़ुआन उसे वहाँ पे शांत करवा कर जवाब देते हुए बताते हैं, शर्क एकेडमी की तरफ से मैंने एक और टीम को तैयार किया है जो कि ऑफिशियली शर्क एकेडमी की तरफ से उस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेगी। और भले ही मैं तुम लोगों को टैंक सेट की तरफ से हिस्सा लेने के लिए बोल रहा हूँ, पर तुम लोग हमेशा मेरी शर्क एकेडमी के लिए 7 शेक डेवल्स ही रहोगे, और इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम
कौन सी टीम से हिस्सा ले रहे हो। इवन अगर तुम टैंक सेट की तरफ से भी वो कंपटीशन जीत जाते हो तो उसकी सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। हालांकि एक बहुत ही बड़ा फैसला था, लेकिन मास्टर जुआन के मनाने पर वो सभी इसके लिए मान जाते हैं और मिस्टर बीबी वहाँ पे खड़े होकर अपनी टीम की तरफ से मास्टर जुआन को बताते हैं कि आपकी कहे मुताबिक हमारी टीम है अब की बार सोल फाइटिंग कंपटीशन के अंदर टैंक सेट की तरफ से ही हिस्सा लेगी। मिस्टर बीबी का ये फैसला सुनकर मास्टर जुआन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन मिस्टर बीबी अचानक ही वहाँ पे उदास होते हुए उन सभी से कहते हैं अगर देखा जाए तो इसमें मेरा ही फायदा होगा, क्योंकि अगर हम लोग सोल फाइटिंग कंपटीशन के अंदर टैंक सेट की तरफ से हिस्सा लेते हुए जीत जाते हैं तो टैंक या जहाँ कहीं भी होगी उसे भी इस बारे में पता चल ही जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि वो टैंक सेट में वापस भी आ जाए। और ये कहते कहते मिस्टर बीबी वहाँ पे और भी ज्यादा उदास हो चुके थे और उनकी उदासी को महसूस करके उनकी पूरी टीम भी वहाँ पे उदास हो जाती है। तभी युवक वहाँ पे आगे बढ़कर मिस्टर बीबी को तसल्ली देते हुए कहता है सीनियर ब्रदर, आपको इस तरह से परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप और सीनियर टैंगिया ने मिलकर टैंक सेट को ना बनाया होता तो आज हमारा टैंक सेट जिस मुकाम पे है वहाँ पे कभी भी ना पहुँच पाया होता। और वैसे भी एल्डर मू ने मरने से पहले टैंगिया की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ी थी, इसलिए मैं कुछ भी करके सीनियर टैंगिया को ढूंढ ही लूंगा। इवन युवक के साथ साथ वहाँ पे बाकी सभी भी मिस्टर बीबी को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि हम सभी लोग मिलकर बहुत ही जल्द टैंगिया को ढूंढ ही लेंगे। अपने सभी साथियों की ये बात सुनकर तो मिस्टर बीबी वहाँ पे और भी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे और उन सभी के वहाँ पे इस तरह से आपस में प्यार को देखकर टीचर जुआन भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन सभी के आपस का ये प्यार ही उन सभी को वहाँ पे फ्यूचर में बहुत ज्यादा आगे ले जाने वाला था। खैर उन सभी को वहाँ पे इस तरह से इमोशनल होते हुए देखकर मास्टर जुआन वहाँ पे अपनी जगह से खड़े होकर उन सभी से कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम सभी लोग सोल फाइटिंग कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड दिखाई दे रहे हो, पर जैसा कि तुम जानते हो कि इस बार का कंपटीशन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, इसलिए तुम लोगों को एक बार फिर से चैंपियन बनने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि इस बार तुम्हारा मुकाबला मेरी शेरक एकेडमी के साथ भी तो होने वाला है। और ये बात तो तुम सभी लोग अच्छी तरह से जानते होगे कि मेरी शेरक एकेडमी की सभी डिसेबल्स कितने ज्यादा टैलेंटेड है और ऊपर से इस बार मेरी शेरक एकेडमी की टीम को जो लीड करने जा रहा है उसके बारे में जानकर तो तुम लोगों को और भी ज्यादा बड़ा झटका लगने वाला है। मास्टर जुआन की ये बात सुनकर तो अब वो सभी लोग वहाँ पे नई शेरक एकेडमी की टीम के कैप्टन के बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे और मास्टर जुआन भी उन्हें वहाँ पे एक एक करके अपनी शेरक एकेडमी की टीम की सभी मेंबर्स के बारे में बताने लगते हैं। और इस बार शेरक एकेडमी की टीम को कोई और नहीं बल्कि वंकी ही लीड करने वाली थी। और मास्टर जुआन वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स के मजे लेते हुए उनसे कहते हैं कि वंकी ना सिर्फ हमारी शेरक एकेडमी की टीम को लीड करने वाली है बल्कि उसी के साथ साथ वो हमारी शेरक एकेडमी की जीतने की स्ट्रीक को भी बरकरार रखेगी, इसलिए मेरी शेरक एकेडमी से हारने के लिए तैयार हो जाओ। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेरक एकेडमी की टीम और टैंक सेट की टीम के दरमियान फाइट हो रही थी, जहाँ सबसे पहले फाइट के लिए वंकी और दूसरी तरफ से केटाओ आगे आता है। और जैसे ही उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट होती है तो वंकी हमेशा की तरह बहुत ही अग्रेसिवली अपना ड्रैगन स्पीयर लेकर वहाँ पे केटाओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे वहाँ पे इस तरह से अग्रेसिवली अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर केटाओ वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ पीछे हटते हुए अपने सोल गाइडेंस वेपन्स की मदद से वहाँ पे वंकी के ऊपर हमले करने लगा था। पर हम देखते हैं कि वंकी भी वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसके सभी हमलों को डॉज किए जा रहे थे, पर केटाओ के लगातार अटैक करने की वजह से वंकी वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए उसके पास नहीं जा पा रहे थे। और इस मौके का फायदा उठाकर केटाओ वहाँ पे अपने मल्टीपल सोल गाइडेंस वेपन्स को बाहर निकालते हुए उनकी मदद से वहाँ पे वंकी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है। और जैसे ही वो सभी हमले जाकर वहाँ पे वंकी के साथ टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और ऊपर से केटाओ भी वहाँ पे तब तक नहीं रुकता जब तक कि उसके सोल गाइडेंस वेपन्स की एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। और केटाओ के इस खतरनाक अटैक के बाद तो अब वहाँ पे सभी को यही लगने लगा था कि जरूर केटाओ ये फाइट जीत गया होगा। लेकिन जैसे वहाँ पे उस ब्लास्ट से पहले स्मोक खत्म होती है तो अचानक ही केटाओ को वहाँ पे होली ड्रैगन की रोर करने की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब था कि वंकी अपने होली ड्रैगन के डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए केटाओ के उस खतरनाक हमले से बच चुकी थी, जो देखकर केटाओ को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। पर अभी वो वहाँ पे इसी तरह से हैरान हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वंकी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ केटाओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर केटाओ जल्दी से वहाँ पे अपने सोल गाइडेंस वाले विंग्स का इस्तेमाल करते हुए ऊपर हवा में चला गया था। और उसी के साथ साथ उसने अपनी सोल गाइडेंस बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हुए दोबारा वंकी के ऊपर अटैक भी कर दिया था, जो कि सीधा वहाँ पे वंकी के पास टकराते ही वहाँ पे एक एक करके ब्लास्ट होने लगे थे, जो देखकर केटाओ अभी वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी वंकी वहाँ पे एक बार फिर से उसके हमलों को डॉज करते हुए बहुत ही तेजी के साथ केटाओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर केटाओ भी जल्दी से वहाँ पे अपनी सोल गाइडेंस शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। पर वंकी ने अपने ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करके न सिर्फ वहाँ पे केटाओ की शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे केटाओ की सोल गाइडेंस वेपन्स के ऊपर भी अटैक करते हुए उन्हें भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब क्योंकि वहाँ पे केटाओ के पास फाइट करने के लिए और कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए केटाओ दोबारा वहाँ पे नीचे जमीन पे आते हुए अपनी हार मान लेता है, जिसके साथ ही वंकी अपनी छठी फाइट भी जीत चुके थे, जिसका मतलब था कि वंकी ने अब तक वहाँ पे टैंक सेट के 6 मेंबर्स को हरा दिया था, जो देखकर शेर
शेरक एकेडमी की टीम की एक मेंबर वहाँ पे वांकी की तारीफ करते हुए कहती है कि मानना पड़ेगा हमारी कैप्टन तो वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं उस लड़की को वहाँ पे इस तरह से वांकी की तारीफ करते हुए देखकर डाई हुआ बीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो शेरक एकेडमी का कैप्टन खुद बनना चाहता था, लेकिन उसकी सारी लाइमलाइट को वांकी ने ले लिया था। इसलिए डाई हुआ बीन को वहाँ पे वांकी से काफी ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। वहीं केटा वहाँ पे वापस अपनी टीम के पास जाते हुए कहता है कि शेरक एकेडमी की ये कैप्टन तो वाकई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसपे जेंगशी कहता है कि वुडोंग ने तो अभी अभी 4 फाइट्स को लड़ा है, इसलिए वो अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई, तो इसलिए अब की बार मुझे ही आगे जाना होगा। लेकिन मिस्टर बी भी वहाँ पे जेंगशी को रोक कर यूहाओ को आगे भेजते हुए कहते हैं कि तुम आगे जाओ, क्योंकि तुम वांकी के पास के बारे में भी जानते हो, इसलिए हो सकता है कि तुम उसे हरा भी दो। मिस्टर बीबी की ये बात सुनकर अब की बार यूहाओ वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर आ जाता है, जहाँ यूहाओ को इस तरह से बैटल अरीना के अंदर आते हुए देखकर वांकी हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही अग्रेसिवली अपना ड्रैगन स्पीयर लेकर वहाँ पे यूहाओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर यूहाओ ने भी जल्दी से वहाँ पे अपनी मेंटल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए खुद को वहाँ पे किसी तरह से वांकी के हमले से बचा लिया था। और यूहाओ को वहाँ पे इस तरह से अपने अटैक से बचते हुए देखकर तो अब वांकी ने वहाँ पे और भी गुस्से से वहाँ पे यूहाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, पर अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक के चलते यूहाओ भी वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसके सभी हमलों को डॉज किया जा रहा था। इवन यूहाओ वहाँ पे मेंटल कंफ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को वहाँ पे छुपा भी लेता है, पर वांकी भी काफी ज्यादा चालाक थी। वो अपने ड्रैगन स्पीयर की मदद से अपने पीछे अटैक करते हुए यूहाओ को दोबारा वहाँ पे अपने सामने ले आती है, पर इस मौके का फायदा उठाकर यूहाओ वहाँ पे सोल शॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से वांकी के ऊपर हमला कर देता है। और यूहाओ के इस अटैक ने वांकी को भी वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोक दिया था, पर इसका भी वांकी के ऊपर ज्यादा देर असर नहीं होता, क्योंकि वांकी ने बहुत ही जल्दी दोबारा वहाँ पे होश में आते हुए खुद को यूहाओ के अटैक से बचा लिया था। और जैसे यूहाओ वहाँ पे उसे एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वांकी ने भी वहाँ पे यूहाओ के पंच के ऊपर पंच मारते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था, जो देखकर जेंगशी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि होली गोल्डन ड्रैगन की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, ये लड़की वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब ये देखकर यूहाओ भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था, और वो वहाँ पे स्नो क्वीन के साथ अपनी आइस पावर को मर्ज करते हुए स्नो डांस आइस रियलम टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा था। और जैसे ही वो वहाँ पे स्नो क्वीन के साथ मिलकर आइस रियलम को क्रिएट करता है तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइस का टोर्नेडो भी बन गया था, जैसे वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था कि वहाँ पे लोगों के लिए खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। अब ये देखकर वांकी भी वहाँ पे अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती है, पर वो अपनी सोल रिंग का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे यूहाओ के ऊपर अटैक कर पाती। उससे पहले स्नो क्वीन वहाँ पे उस आइस टोर्नेडो का इस्तेमाल करते हुए सीधा वहाँ पे वांकी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देती है, जैसे वांकी वहाँ पे अपने गोल्डन होली ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश करने लगे थे, पर इस मौके का फायदा उठाकर यूहाओ वहाँ पे पीछे से आते हुए वांकी के ऊपर अचानक से अटैक करते हुए उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। और वांकी बेचारी वहाँ पे कुछ समय पाती, उससे पहले यूहाओ वहाँ पे अपनी आइस एक्सट्रीम की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है। हालांकि यूहाओ ने बिल्कुल एंड समय पे अपने अटैक का रुख मोड़ दिया था, पर वांकी वहाँ पे ये बात समझ जाती है कि अगर यूहाओ का ये खतरनाक अटैक उसे वहाँ पे हिट कर जाता तो उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो सकती थी, इसलिए वांकी वहाँ पे अपनी हार मान लेती है। खैर अपनी हार मानने के बाद वांकी वहाँ पे डीन से कहती है कि आज के लिए ये कंपटीशन काफी है और अब मैं अपने टीम मेंबर्स के साथ जाकर अपनी आगे की ट्रेनिंग को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और ये कहते हुए वांकी वहाँ से निकल जाती है, जो देखकर उसके सभी टीम मेंबर्स भी वहाँ पे एक एक करके उसके पीछे जाने लगे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेंगशी वहाँ पे जल्दी से यूहाओ के पास आकर यूहाओ की तारीफ करते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर तुमने तो कमाल ही कर दिया। जबकि यूहाओ वहाँ पे खुद सोचते हुए अपने मन में कहता है कि इस लड़की के साथ फाइट करते हुए मैं अपने ब्रेक थ्रू के काफी ज्यादा क्लोज आ चुका था, पर अभी यूहाओ वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक उसे अपने सोल सीरियलम के अंदर से टियानमिंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे अपनी नींद से जागते हुए यूहाओ से कहता है कि मुझे लगता है जितना टाइम मैं सो रहा था मेरे पीछे काफी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है। टियानमिंग की ये बात सुनकर यूहाओ भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से सीधा वहाँ पे अपने सोल सीरियलम के अंदर ही आ गया था। और टियानमिंग को वहाँ पे नींद से जागते हुए देखकर यूहाओ वहाँ पे उससे कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम 1 साल तक और सोते रहोगे, पर ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अभी जाग गए। यूहाओ की ये बात सुनकर टियानमिंग वहाँ पे इधर उधर तेजी से उड़ते हुए उससे कहता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, क्या तुम ये बात भूल गए हो कि मैं 10 लाख साल पुराना सोल बीस्ट हूँ। और ये कहकर टियानमिंग वहाँ पे यूहाओ से कहता है कि एक्चुअली मुझे किसी अजीब सी पावर का एहसास हुआ था जिसके चलते मैं अपनी नींद से जाग गया, पर वो सब छोड़ो और सबसे पहले आओ हम सोल कॉन्ट्रैक्ट को ही ट्राई करते हैं। वैसे तो मेरी सोल रिंग पहले से ही तुम्हारे पास है, पर हो सकता है तुम्हारे साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाने से मेरे अंदर कोई न्यू एबिलिटी भी आ जाए। टियानमिंग की ये बात सुनकर यूहाओ वहाँ पे उसके साथ बात करते हुए उसे समझाने की कोशिश भी करता है, पर टियानमिंग तो टियानमिंग था,
था। वो युवा से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो पहले ही तुम्हारे साथ मैच हो चुका हूँ, अब ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या ही हो जाएगा। टियानमिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा भी वहाँ पे उसकी बात मानते हुए उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद युवा वहाँ पे एक बार फिर से गॉड इलेक्ट्रोलेक्स वाली पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे टियानमिंग के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करने लगा था। और जैसे युवा वहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्रोसेस को पूरा करते हुए टियानमिंग को अपने साथ मर्ज करने की कोशिश करता है तो टियानमिंग के चारों तरफ वहाँ पे गोल्डन फॉर्मेशंस बनने लगे थे, जिन्होंने वहाँ पे चारों तरफ से टियानमिंग को अपने अंदर घेर लिया था। और देखते ही देखते उस गोल्डन फॉर्मेशन ने वहाँ पे टियानमिंग को युवा की सोल कॉन्ट्रैक्ट में लाते हुए उसे वहाँ पे एक असली रूप भी दे दिया था, जिसके साथ ही टियानमिंग युवा के सोल सीरियलम से होता हुआ रियल वर्ल्ड में आ जाता है। जिसका मतलब था कि युवा ने सक्सेसफुली टियानमिंग के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था। जो देखकर तो टियानमिंग की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। इवन टियानमिंग तो वहाँ पे खुशी से इधर उधर उछलते हुए फ्यूचर की भी प्लानिंग करने लगा था। वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है कि एक बार मिस बिंग भी अपनी नींद से जाग जाए, उसके बाद तुम उसके साथ भी अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट बना लेना, और उसके बाद तो फिर हम दोनों के मजे ही मजे हो जाएंगे। और ये कहते कहते टियानमिंग तो वहाँ पे फ्यूचर की यादों में खो गया था। इसी बीच स्नो क्वीन भी बाहर आकर वहाँ पे टियानमिंग के साथ खेलने लगती है। और जब वो वहाँ पे टियानमिंग को छू कर देखती है तो टियानमिंग वहाँ पे अपनी सिल्क वॉर्म वाली फार्म में आ गया था। जो देखकर युवा वहाँ पे उससे कहता है कि तब तक तुम मेरे सोल सीरियलम के अंदर ही रहना, क्योंकि मैं तुम्हें किसी बहुत ही ज्यादा खास पर्सन से मिलवाना चाहता हूँ, जो कि मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा अहम है। युवा की ये बात सुनकर टियानमिंग भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए इसके लिए मान जाता है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युवा वू डोंग को लेकर उसकी आंखें बंद करते हुए अपने रूम में ले आता है, ये कह करके तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और अपने रूम में लाने के बाद युवा ने वहाँ पे वू डोंग को अपनी आंखें खोलने के लिए कह दिया था। और युवा के कहने पर जैसे ही वू डोंग वहाँ पे अपनी आंखें खोल कर देखती है तो उसकी नजर भी सीधा वहाँ पे टियानमिंग के ऊपर ही पड़ती है, जो कि अभी तक भी वहाँ पे अपनी सिल्क वॉर्म वाली फार्म में ही था। जो वू डोंग को इतना ज्यादा क्यूट लगता है कि वू डोंग तो आगे बढ़कर वहाँ पे उसके गाल खींचने लगी थी। और युवा भी वहाँ पे वू डोंग को टियानमिंग के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद टियानमिंग भी वहाँ पे अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है और एक्साइटेड होते हुए वहाँ पे युवा को बताता है कि तुम्हारे साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद मुझे एक न्यू एबिलिटी भी मिली है। और ये कहकर टियानमिंग वहाँ पे युवा को दिखाने के लिए उसी नई एबिलिटी को एक्टिवेट करने लगा था, जहाँ सबसे पहले उसकी सोल रिंग युवा से निकलकर बाहर आती है। और धीरे धीरे उस सोल रिंग ने वहाँ पे एक शील्ड का रूप लेना शुरू कर दिया था, जो कि दिखने से तो बिल्कुल टियानमिंग की तरह ही दिखाई दे रही थी। और असल में ये टियानमिंग की सोल रिंग से बनी हुई एक लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए युवा वहाँ पे फिजिकल अटैक के साथ साथ मेंटल अटैक्स को भी रोक सकता था। एवं इस शील्ड की मदद से युवा बड़े से बड़े सोल पावर वाले अटैक को भी रोक सकता था, जो जानकर तो युवा भी वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब टियानमिंग की ये सारी बातें सुनकर स्नो क्वीन वहाँ पे उसे टेस्ट करने के लिए उसके ऊपर एक पंच मार देती है, जो देखकर तो बेचारा टियानमिंग वहाँ पे मुंह के बल नीचे जा गिरता है। अभी अभी टियानमिंग ने उसे वहाँ पे बताया था कि ये शील्ड कितनी ज्यादा ताकतवर होने वाली है, और उसके बावजूद भी स्नो क्वीन उसे वहाँ पे टेस्ट करने के लिए उसके ऊपर इतना मामूली सा पंच मार रहे थे। वहीं टियानमिंग अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाँ एक और बात है, इसकी मदद से तुम अपने दुश्मनों के अटैक को रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो, और जितना ज्यादा तुम्हारे दुश्मन का अटैक स्ट्रॉन्ग होगा उसका इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। पर अगर तुमने एक बार इस शील्ड की लाइफ रिफ्लेक्शन वाली पावर का इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद तुम अगले 3 महीने तक इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी इसे कंट्रोल करने के लिए तुम्हारी सोल पावर बहुत ही ज्यादा कम है। पर जैसे जैसे तुम्हारी सोल पावर बढ़ती जाएगी इस शील्ड का टाइम पीरियड भी कम होता जाएगा। वहीं टियानमिंग की ये सारी बातें सुनकर वू डोंग भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, ये शील्ड तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की है। और ये कहकर वू डोंग वहाँ पे युवा से भी कहती है, मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। पर ये कहते कहते वू डोंग अचानक ही वहाँ पे गिरते हुए बेहोश हो जाती है, जो देखकर युवा भी वहाँ पे वू डोंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और वो उसे वहाँ पे जोर जोर से हिलाते हुए दोबारा होश में लाने की कोशिश करने लगा था, क्योंकि युवा को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से वू डोंग को हो क्या गया। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।